हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम यानी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया आपका एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी दिया आपका अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी दिया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑप्शन डी दिया है अंटार्कटिका महाद्वीप। किसकी बात कर रहा है? श्वेत महाद्वीप की। श्वेत महाद्वीप मतलब किसको कहा जाता है? ठीक है, तो श्वेत महाद्वीप की अगर हम बात करें और इसी को ही क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप को क्या कहते हैं? निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। निर्जन महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप। ठीक है, क्या कहते हैं? निर्जन महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप। ठीक, तो निर्जन महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपके अंटार्कटिका महाद्वीप को। किसे? अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसे निर्जन महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 98% भाग जो है यहाँ का वो आपके बर्फ से ढका हुआ है। यानी बर्फ ही बर्फ कहाँ पर है? आपके अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ठीक है, लगभग अगर हम बात करें कितनी मोटी इसकी परत है यहाँ पर बर्फ की, 1.6 किमी मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर 98% भाग जो है आपके बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, अगर हम पूछे अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका माउंट विंसफ मेसी, माउंट विंसफ मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ जो है आपकी क्या अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे कौन सी है तो आपके माउंट विंसफ मैसिफ। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? इसे निर्जन महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और इसका 98% भाग जो है आपका किससे मतलब ढका हुआ है? तो आपके बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, और कितनी मोटी यहाँ पर बर्फ की परत है? तो आपकी 1.6 किमी मोटी यहाँ पे बर्फ की परत है। ठीक, तो अगर हम पूछे कहाँ पर? अंटार्कटिका पे जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय किसकी बात करें? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुँचने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन थे? लेफ्टिनेंट रामचरण दास थे। कौन थे? लेफ्टिनेंट रामचरण दास थे। लेफ्टिनेंट रामचरण दास जो थे वो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, अगर पूछे इसकी खोज किसने की थी? इसकी अंटार्कटिका की खोज की बात करें, भाई किसी ने खोज की तब यहाँ पर कोई पहुंचा, यानी सबसे पहले कौन गए थे? तो गए थे आपके कैप्टन कुक। खोज किसने की? कैप्टन कुक ने अंटार्कटिका की खोज की और इन्होंने मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाए थे। ये मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाए थे। अगर पूछे मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले पहले आदमी को पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके फेबियन विलियम सासेन। फेबियन विलियम सासेन। ठीक है, कौन थे? सासेन। ठीक, अगर पूछे अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो किए थे आपके कैप्टन कुक ने, और ये मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाए थे। मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो थे आपके फेबियन विलियम सासेन। अब पूछे पहले भारतीय कौन थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे? तो थे आपके लेफ्टिनेंट रामचरण दास। ठीक है, और अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसफ मैसिफ। अगर पूछे कितनी ऊंची है? 5000 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिया आपको राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया आपका प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी दिया आपका मुख्यमंत्री। ऑप्शन डी दिया आपका मुख्यमंत्री। अगर पूछे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो बताया गया आपके अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 जो है आपका में बताया गया भारत के एक राष्ट्रपति। अगर सही पर उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 जो है आपके उपराष्ट्रपति की। ठीक है,
और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो कितना है 164 है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन प्रथम आयोजित किया गया। इसकी बात करें पहला, ये पहला है यानी पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, उस देश के साथ ये पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। नाम क्या है? साइक्लोन प्रथम। ठीक, यानी अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दिया आपका मिस्र, और ऑप्शन बी दिया आपका जापान, ऑप्शन सी दिया आपका ईरान, और ऑप्शन डी दिया आपका इराक। ऑप्शन डी क्या दिया है? इराक। तो किस देश के साथ ये पहला हुआ है, मतलब क्या नाम है? साइक्लोन प्रथम संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है किस देश के साथ हुआ है? ये भारत और मिस्र के साथ हुआ है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कब हुआ तो पहली बार हुआ है, यानी इसके पहले कभी नहीं हुआ था, यानी पहली बार ये हुआ है, पहली बार हुआ है। अगर पूछे कहाँ पर हुआ है तो आपके राजस्थान में हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान में हुआ। किसके बीच हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो हुआ है आपके राजस्थान में। ठीक है, अगर सब मिस्र की बात करें, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी है आपकी काहिरा। क्या है? काहिरा। अगर पूछे नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी का वरदान पूछे किसे कहते हैं? नील नदी का वरदान, तो नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके मिस्र को। किसे? मिस्र या इजिप्त को। मिस्र या इजिप्त को क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपका जर्मनी, ऑप्शन बी दिया आपका बेल्जियम, ऑप्शन सी दिया आपका नीदरलैंड, और ऑप्शन डी दिया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो किसकी बात है? 15वें हॉकी विश्व कप अगर पूछे हुआ कहाँ पर है तो वह आपके उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में हुआ। किस स्टेडियम हुआ है? तो वो आपके बिरसा मुंडा स्टेडियम हुआ है। कहाँ पर? बिरसा मुंडा स्टेडियम में यह मैच हुआ है। अगर पूछे क्या पूछा उप विजेता टीम कौन है? उप विजेता टीम कौन है? तो आपकी बेल्जियम है। कौन है? बेल्जियम। अगर पूछा विजेता टीम कौन है? विजेता टीम कौन है? विजेता कौन है? तो विजेता आपकी जर्मनी थी आपकी विजेता, और उपविजेता थी आपकी बेल्जियम। हुआ कहाँ था? उड़ीसा। किस स्टेडियम में? बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका असम, ऑप्शन बी दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया आपका उड़ीसा, और ऑप्शन डी दिया आपका बिहार। ऑप्शन डी क्या दिया है? बिहार। तो किसकी बात कर रहा है? इको रिट्रीट किस राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है? ये आपके उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। नहीं, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम उड़ीसा के और महत्वपूर्ण फेस्टिवल की बात करें तो कौन कौन से हैं? देखिए आपका कोणार्क नृत्य महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ का है? आपके उड़ीसा का है। एक है आपका रज पर्व, ऐसे ही राजा पर्व कहते हैं। रज पर्व या इसे कह सकते हैं राजा पर्व। ठीक है, और इसे ही कहते हैं एक और है, एक हो गया आपका रज पर्व, एक हो गया कोणार्क नृत्य महोत्सव, एक हो गया आपका रथ यात्रा भी पुरी का रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ का महोत्सव है? आपके उड़ीसा का। ठीक है, एक है आपका छऊ महोत्सव। ठीक है, रथ यात्रा हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, रथ पर्व हो गया, और कोणार्क नृत्य महोत्सव। ये आपके कहाँ के हैं? ये आपके उड़ीसा के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन दिया आपका उल्लास, ऑप्शन ए क्या दिया? उल्लास बापट, ऑप्शन बी दिया आपका राहुल शर्मा, ऑप्शन सी दिया आपका शिव कुमार शर्मा, और ऑप्शन डी दिया आपका भजन सुपारी। ऑप्शन डी क्या दिया? भजन सुपारी। तो किसकी बात करें? संतूर की, यानी
संतूर को लोकप्रिय बनाने का मतलब श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है आपके शिव कुमार शर्मा को, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। संतूर को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है आपके शिव कुमार शर्मा को। ठीक है, अगर हम भोजन सुपारी की बात करते हैं, भी किससे संबंधित है? भी आपके संतूर से ही संबंधित हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद, दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी डैश में भारत लौटा, मतलब भारत कब आए थे? यानी ऑप्शन ए दिया आपका 1915 में, ऑप्शन बी दिया 1916 में, ऑप्शन सी दिया आपका 1917 में, और ऑप्शन डी दिया 1919 में। तो चलिए अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बात कर लें, ठीक है, अगर पूछे इनका जन्म कब हुआ था, क्या जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में। ठीक, पिता कौन थे? पिता थे आपके करमचंद गांधी। कौन थे? करमचंद गांधी, पिता थे आपके करमचंद गांधी। माता की बात करें, माता कौन थे? माता थे आपकी पुतली बाई। माता थी कौन थी? पुतली बाई। अगर हम पूछे पत्नी कौन थी? पत्नी थी आपकी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। अगर इनके पुत्र कितने थे? इनके टोटल आपके 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे? एक थे आपके हरिलाल के पुत्र कौन कौन थे? यानी पुत्र के नाम क्या क्या थे? हरिलाल था, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, ये उनके क्या हो गए? महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र, यानी 5वें पुत्र कौन थे? महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र, महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र। अगर हम दत्तक पुत्र की बात करें, तो कौन थे? वो थे आपके जमुनालाल बजाज थे। जमुनालाल बजाज कौन थे? महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? दत्तक पुत्र, यानी गोद लिया हुआ पुत्र किसे है? कौन है? आपके जमुनालाल बजाज है। कौन है? जमुनालाल बजाज इनके क्या है? दत्तक पुत्र हैं। ठीक है, पूछा तुम्हारा महात्मा गांधी कब मतलब भारत आए थे? भारत कब आए थे? और इसके पहले हम बात लेकिन मतलब इन्होंने कब? 1888 में। कब? 1888 में इन्होंने लंदन गए थे। कब गए थे? लंदन। कब गए थे? 1888 में। किस लिए गए थे? ये बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। और 1891 में ये भारत आ गए थे। लंदन से वो वापस आ गए, यानी भारत आ गए थे। ठीक है, और इसके बाद ही 1893 में, कब? 1893 इन्होंने अफ्रीका गए। कब? कहाँ गए? अफ्रीका गए। क्यों? शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ पर गए थे? ये अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। ठीक है, क्यों गए थे? आपके शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। ठीक है, और वहीं पर अफ्रीका में ही इन्होंने 1894 में किसकी स्थापना की? नटाल कांग्रेस की। नटाल कांग्रेस की स्थापना की। नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ किए थे? ये आपके अफ्रीका में ही। कब किए थे? 1894 में। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। 1894 में। कहाँ पर? अफ्रीका में ही। ठीक है, और वहीं पे बात करें तो इन्होंने फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की थी। कब? 1904 में। 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? आपके अफ्रीका में ही इन्होंने किया था। और इसके बाद इन्होंने भारत कब आए थे? तो भारत आपके 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए थे। यानी ऑप्शन ये हमारा जो है ये सही आंसर होता है, 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके 9 जनवरी को। 9 जनवरी को कौन सा दिवस? भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर इनके हम जन्म की बात करें, किसकी जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। ठीक,
पिता कौन थे? पिता थे इनके करमचंद गांधी, माता थे इनकी पुतली बाई, पत्नी थी आपकी कस्तूरबा गांधी, और पुत्र थे, 4 पुत्र थे इनके। कौन कौन? हरिलाल थे, मणिलाल थे, रामदास और देवदास। और इनके एक दत्तक पुत्र कहे जाते थे। कौन दत्तक पुत्र थे? आपके जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज यानी 5वें पुत्र। अगर पूछे 5वें पुत्र या दत्तक पुत्र पूछे तो वहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन? जमुनालाल बजाज। ठीक है। और इसी के बाद हम बात करें इनके मतलब लंदन ये कब गए थे? तो गए थे आपके 1888 में गए थे लंदन। किस लिए गए थे? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे। और 1891 में इन्होंने लंदन से वापस आए। और 1893 में ही कहाँ? 1893 इन्होंने कहाँ गए? ये गए अफ्रीका। क्यों गए थे? क्योंकि किसका? शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। और 1894 की बात करें, 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ठीक, तुम्हारा आंसर क्या हो गया था? 1915 में फिर ये वापस आया था। 9 जनवरी 1915 को वापस आए। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको मतलब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और करते रहिए। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया आपका खादर, ऑप्शन बी दिया आपका बांगर, ऑप्शन सी दिया आपका कल्लर, और ऑप्शन डी दिया आपका रेगुर। तो किसकी बात कर रहा है? नवीन जलोढ़ मिट्टी की। नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? इसे खादर कहते हैं। ठीक है, खादर। बांगर को क्या कहते हैं? बांगर किसको कहते हैं? तो कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपको बांगर। ठीक है, नवीन यानी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन दिया आपका दामोदर नदी, ऑप्शन बी दिया आपका स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी दिया आपका कृष्णा नदी, और ऑप्शन डी दिया गोदावरी नदी। किसकी बात कर रहा है? जमशेदपुर। जमशेदपुर है कहाँ पर? ये आपके झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ पर है? आपके झारखंड में। अगर पूछे किस नदी पर है तो आपके स्वर्णरेखा नदी पर, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अब पूछे जमशेदपुर में क्या है? जमशेदपुर में है आपका टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर है? ये आपके कहाँ पर है? आपके जमशेदपुर में। ठीक है, अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 में। 26 अगस्त 1907 में। 26 अगस्त 1907 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसने किया था? किया था आपके जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा इसके क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, कौन थे? संस्थापक थे। किस कंपनी के? टाटा आयरन स्टील कंपनी के। ठीक, कहाँ पर है? ये आपके झारखंड में। किस नदी पर है? जमशेदपुर पूछे कहाँ पर है? आपके स्वर्णरेखा नदी पर। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, और यहीं पर एक है आपका बोकारो स्टील कंपनी। कौन सा है? बोकारो, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना के तहत इसे लाई गई थी। किसकी सहायता से बनाई गई है? यानी किस कंपनी के, किस देश के सहायता से बनाई गई है? तो बनाई गई आपके रूस के सहायता से। कौन सी है? बोकारो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित है? ऑप्शन दिया आपका डूरंड कप, ऑप्शन बी दिया आपका रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन सी दिया आपका संतोष ट्रॉफी, और ऑप्शन डी दिया फेडरेशन ट्रॉफी। ऑप्शन बी दिया आपका फेडरेशन ट्रॉफी। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? क्या है? नहीं है। ठीक है, तो यानी डूरंड कप की बात करते हैं भी आपके फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, और फेडरेशन ट्रॉफी भी आपके किससे संबंधित है? ये भी आपके फुटबॉल से संबंधित है। और हम अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें तो आपके किससे संबंधित है? आपके क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। पूछे क्रिकेट से और कौन से ट्रॉफी हैं? तो यहाँ पर है आपका एक दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? आपके क्रिकेट से है। एक है आपका विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी हो गया। ठीक है, और अगर हम पूछे तो यहाँ पे आपका ईरानी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है,
धर ट्रॉफी, एक है आपका ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। ये भी किससे संबंधित है आपके किससे संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक है, किससे? क्रिकेट से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया होगा पेम्बा द्वीप। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? पेम्बा द्वीप जो है आपका किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे दिया आपका गेहूँ, ऑप्शन भी दिया आपका चावल, ऑप्शन सी दिया है लौंग और ऑप्शन डी दिया आपका काफ़ी। ऑप्शन डी क्या दिया है? कॉफ़ी। तो किसके लिए, मतलब किसका? पेम्बा द्वीप, पेम्बा द्वीप, ठीक है। तो अगर हम पेम्बा द्वीप की बात करें, पेम्बा द्वीप है कहाँ पर? पेम्बा द्वीप है कहाँ पर, यानी किस देश में है? पेम्बा द्वीप किस देश में है? तो पेम्बा द्वीप की बात करें कहाँ पर है? कौन सा द्वीप? पेम्बा द्वीप कहाँ पर है? ये आपके तंजानिया में। कहाँ पर है? तंजानिया में, ठीक है, तंजानिया में। और यहाँ और कौन सा द्वीप? पेम्बा द्वीप है, एक और है यहाँ पर, कौन सा है? जंजीबार है, जंजीबार। पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप कहाँ पर है? ये आपके दोनों कहाँ हैं? तंजानिया में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके लौंग के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, सही आंसर होता है, ठीक है। और कितने लौंग हैं? विश्व में 90% लौंग का उत्पादन सिर्फ इन्हीं दो द्वीपों से होता है। किससे? पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप से, पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप से, ठीक है। तो पेम्बा द्वीप जो था हमारा किससे संबंधित है? आपके लौंग से, यानी लौंग उत्पादन से संबंधित है। कौन सा? पेम्बा द्वीप। इसी के साथ है आपका एक जंजीबार द्वीप। कहाँ पर है? ये दोनों आपके तंजानिया में, तंजानिया के दो द्वीप हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया आपका मेयो, ऑप्शन बी दिया आपका रिपन, ऑप्शन सी दिया आपका कर्जन और ऑप्शन डी दिया आपका क्लाइव। ऑप्शन डी दिया आपका क्लाइव, ठीक है। तो अगर हम पूछे किसकी बात कर रहे हैं? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। अगर पूछे इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी आपके 1882 में, 1882 में, ठीक है। अगर पूछे इसका जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है आपके रिपन को, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम रिपन की बात करें, ये मतलब गवर्नर कब से कब तक था भारत में? तो ये था आपका 1880 से 84 तक, यानी इसी के शासनकाल में क्या हुआ? स्थानीय स्वशासन जो है ये आपके शुरू हुई थी, स्थानीय स्वशासन आपकी शुरू हुई थी। और इसी के मतलब इसी के शासन में एक किस विद्यालय की अगर पूछे स्थापना हुई थी तो हुई थी आपके पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे, पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो हुई थी आपके रिपन के काल के दौरान हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1882 में। कब? 1882 में ही ये हुआ था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन दिया आपका धर्मशाला हवाई अड्डा, ऑप्शन बी दिया आपका पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, ऑप्शन सी दिया आपका लेह हवाई अड्डा और ऑप्शन डी दिया आपका देहरादून हवाई अड्डा। ऑप्शन डी क्या दिया है? देहरादून हवाई अड्डा। तो किसकी बात कर रहा है? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा हवाई अड्डा है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया है? धर्मशाला हवाई अड्डा, धर्मशाला हवाई अड्डा। अगर पूछिए कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा है? ये आपका है धर्मशाला हवाई अड्डा, ठीक है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका कांगड़ा, कांगड़ा हवाई अड्डा। कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश, हम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन भी दिया गया पिथौरागढ़ हवाई अड्डा। कौन सा है? पिथौरागढ़ हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका नैनी सैनी, नैनी सैनी हवाई अड्डा। कहाँ पर है? आपके पिथौरागढ़ में है। और लेह हवाई अड्डा की बात करें, लेह हवाई अड्डा की बात करें, कहाँ पर है? ये आपके लद्दाख में है। और यही है आपके भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम पूछे इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका कुशोक, क्या है? कुशोक बकुला रिम्पोचे, कुशोक बकुला रिम्पोचे, रिम्पोचे। अगर पूछे कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपके लद्दाख में। और भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। और हम पूछे देहरादून, देहरादून हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा का पूछे कहाँ पर है? ये आपके
देहरादून में है। ठीक, और कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा जो है आपके भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर हवाई अड्डा है। इसे ही क्या कहते हैं, कहाँ पर है, लद्दाख के लेह में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? राजशेखर किस प्रतिहार शासक के किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए दिया आपका महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन बी दिया आपका नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी दिया आपका मिहिर भोज और ऑप्शन डी दिया आपका वत्सराज। ऑप्शन डी क्या दिया है, वत्सराज। ठीक है, तो किसके बाद राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? पहले अगर हम राजशेखर की बात करें कि राजशेखर की, तो अगर से इनके बुक के बारे में बात करें, इनके बुक कौन कौन सी है, इसकी राजशेखर की अगर पूछे बुक कौन कौन सी है, एक है आपका कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी अगर पूछे बुक किसकी है, ये आपके राजशेखर की है। एक है आपका काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, और हो गया आपका कर्पूर मंजरी। एक है आपका बाल रामायण, क्या है, बाल रामायण। क्या होगा, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण। एक है आपका भुवन कोश, क्या है, भुवन कोश, भुवन कोश है। फिर आपका हरि विकास, ये इनकी 5 महत्वपूर्ण बुकें हैं। कौन कौन सी हैं, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश और हरि विकास। अब पूछिए राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? ये थे आपके महेंद्रपाल प्रथम, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और महेंद्रपाल के बाद कौन शासक बने, तो बने थे आपके महिपाल, और उनके भी मतलब महिपाल के दरबार के भी शासक दरबारी कवि कौन थे? ये थे आपके राजशेखर। ठीक, कौन थे, राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम के भी थे और महिपाल के भी थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका कन्याकुमारी, ऑप्शन बी दिया आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी दिया आपका इंदिरा कॉल और ऑप्शन डी दिया है किबिथु। ऑप्शन डी किया दिया है किबिथु। तो किसकी बात कर रहा है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर। पूछे कहाँ मिलते हैं, तो मिलते हैं आपके कन्याकुमारी में। कहाँ पर, कन्याकुमारी में। ठीक है, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं इसे मैप पर। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, ये आपका ये क्या है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ये आपका अरब सागर, क्या है, अरब सागर। नीचे है आपका कौन सा, हिंद महासागर। कहाँ पर है, नीचे। अब बोला भी क्या क्या था, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, इन्हीं 3 के बारे में बात कर रहा है। तो ये कहाँ पर मिल रहे हैं, इधर से देखिए बंगाल की खाड़ी है, नीचे से आपका हिंद महासागर, इधर है आपका अरब सागर। एक तीनों कहाँ मिल रहे हैं, ये आपके भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु पर। दक्षिणतम बिंदु क्या है, ये आपका कन्याकुमारी है, क्या है, कन्याकुमारी है। यहीं पर आपके तीनों मिल रहे हैं। कौन कौन, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। कहाँ पर, कन्याकुमारी में आपके मिल रहे हैं। ठीक, ये आपका भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अगर हम पूछे मुख्य भूमि पर यह हो गया आपका दक्षिणतम बिंदु। और अगर बात करें किसकी, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, यह आपका इंदिरा कॉल है। क्या है, इंदिरा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, आपका इंदिरा कॉल है। कहाँ पर है, आपके लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। अगर हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, इसकी सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये कहाँ है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका किबिथु। ये आपके भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये आपके गुजरात में। इसे क्या कहते हैं, गौहर माता। ठीक है, गौहर माता के नाम से इसे जानते हैं। किसे, जो है आपके कच्छ के रण में, गुजरात में है आपका भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। क्या है, गौहर माता। ठीक है, अगर हम पूछे भारत का दूरस्थ सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दूरस्थ सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कहाँ पर है आपका, ये आपके भारत के द्वीप कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहीं पर है आपका सबसे दूरस्थ
क्या है, दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ये क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है आपका भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अगर हम भारत की लंबाई के बारे में बात कर लें, इसकी अगर से पश्चिम से पूर्व की टोटल लंबाई अगर पूछे कितनी है भारत की, ठीक है, पश्चिम से पूर्व कितनी लंबाई है, तो आपके 2933 किमी। कितनी है, 2933 किमी क्या है, पश्चिम से पूर्व। और हम पूछे उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है भारत की, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है भारत की, तो ये आपके 3214 किमी। 3214 किमी क्या है, उत्तर से दक्षिण है, और पूर्व से पश्चिम क्या है आपके 2933। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ से साउथ तक कितनी है, 3214 किमी। और ईस्ट से वेस्ट तक कितनी है, ये आपके 2933 किमी। ठीक है, अगर पूछे सबसे दक्षिणतम बिंदु, मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये आपके कन्याकुमारी है। और सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, यानी नॉर्थ में कौन सा है, तो आपके इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल है। और सबसे मतलब पूर्वी यानी ईस्ट में कौन सा बिंदु है, कहाँ पर, ईस्ट में, तो ये आपका किबीथू क्या है, किबीथू। ठीक है, और पूछे वेस्ट में यानी सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आपके गौहर माता है। ठीक है, अगर पूछे दक्षिणतम मतलब दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी साउथ में जो दूरस्थ लिखती है, दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आपके दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। ऑप्शन दिया आपका मेघा पाटेकर, ऑप्शन भी दिया आपका MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी दिया आपका सुंदरलाल बहुगुणा, और ऑप्शन डी दिया आपका राजेंद्र सिंह। ऑप्शन डी किया गया है राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, चिपको आंदोलन। अगर पूछे शुरुआत कब हुई थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी आपकी कब, 1973 में। कहाँ से, उत्तराखंड के चमोली जिले से। उत्तराखंड के चमोली जिले से कब, 1973 में। कौन सा आंदोलन था, ये आपके चिपको आंदोलन था। यानी किससे संबंधित था, आपके बागानों से संबंधित, यानी बगीचों यानी पेड़ों से संबंधित था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये कर रहे थे आपके सुंदर बहुगुणा जोशी, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे इसकी शुरुआत किसने की थी, ये तो मतलब इसका नेतृत्व कर रहे थे, यानी इसके प्रणेता थे। और पूछे इसकी शुरुआत किसने की थी, ये थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट। कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट, और इनके साथ ही थे गौरा देवी। कौन थी, गौरा देवी, ये दोनों ने मिलकर इसे शुरुआत किया था। और इसके बाद में इसका नेतृत्व किसने किया, वो थे आपके सुंदर बहुगुणा जोशी। ठीक है, कि कौन थे, सुंदर बहुगुणा जोशी इसके प्रणेता थे। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम बात करें किसके, मेघा पाटेकर से, तो इनका संबंध किससे था, मेघा पाटेकर, इनका संबंध आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किसका था, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नर्मदा बचाओ आंदोलन। मुझे इससे कौन मतलब एक शुरू, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाए थे आपके मेघा पाटेकर। कौन थी, मेघा पाटेकर। ठीक है, और अगर हम पूछे किसकी, MS स्वामीनाथन की बात करें, किसकी, MS स्वामीनाथन की बात करें, तो इनका संबंध अगर पूछे किससे था, MS स्वामीनाथन का, तो इनका संबंध आपके भारत में हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के लिए कौन जाने जाते हैं, तो जाने जाते हैं आपके MS स्वामीनाथन। अगर पूछे विश्व में कौन जाने जाते हैं, विश्व में आपके नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए आते हैं, विश्व में हरित क्रांति के लिए। और भारत में हरित क्रांति के लिए कौन जाने जाते हैं, आपके MS स्वामीनाथन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ऑप्शन ने दिया आपका गुरु नानक देव, ऑप्शन भी दिया आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी दिया आपका
स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी दिया आपका राजा मोहन राय। ऑप्शन डी दिया आपका राजा मोहन राय। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? वेदों की ओर लौटो। तो इसका नारा किसने दिया? ये दिए थे आपके दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती इसके मतलब इसका नारा दिए थे। कब दिए थे? 1875 में। 1875 में इसके नारा दिए थे। ठीक है, और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने किया था आपके आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना पूछे, आर्य समाज की स्थापना पूछे किसने किया था? किया था आपके दयानंद सरस्वती। ठीक है, और पूछे दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था आपका मूल शंकर, मूल शंकर। और इसके पहले मैं आपको अभी पिछले क्लास में बताया था कि आर्य मतलब आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। और आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? ये किसने की थी? ये की थी आपकी पंडिता रमाबाई। कौन थी? पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई किसकी स्थापना की थी? आर्य महिला समाज की। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की इनकी एक बुक थी। कौन थी? क्या थी बुक? क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी बुक थी? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इनकी किसकी बुक है? ये आपके दयानंद सरस्वती के। और पूछे आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। मतलब किसका अभाव होता है? यानी ऑप्शन ए दिया आपका लौ, ऑप्शन बी दिया आपका कैल्शियम, ऑप्शन सी दिया आपका मैग्नीशियम और ऑप्शन डी दिया आपका पोटेशियम। इसका क्या होता है? माँ के दूध में मतलब माँ का दूध जो होता है नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें किसका? आयरन यानी लौ का अभाव होता है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए दिया आपका मेरठ, ऑप्शन बी दिया आपका सोनभद्र, ऑप्शन सी दिया आपका सहारनपुर और ऑप्शन डी दिया मुजफ्फरनगर। किसके साथ बात कर रहा है? उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा राज्य कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? ये आपका सहारनपुर। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए ऐसे भी देख लेते हैं आपको मैप पर। यदि आपका भारत का मैप, अरे उत्तर प्रदेश का आपका मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका सहारनपुर, ये है आपका सहारनपुर दिया है। क्या है? सहारनपुर है। ठीक है, अगर हम इसमें हम बात करें कौन कौन से ज़िले थे? जिला था आपका उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर लोकेशन है आपके उत्तराखंड का, ऊपर है आपका हिमाचल प्रदेश और इधर है आपके हरियाणा। तो ये तीनों ओर से मतलब तीनों ओर से की सीमा बनाता है। कौन सा जिला है? ये आपका सहारनपुर जिला है। यानी ऑप्शन हमारा क्या था? ऑप्शन हमारा जो था ये सी सही होता है। अगर हम किसकी बात करें? सोनभद्र की, सोनभद्र को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका दिया सोनभद्र, यहाँ पर है आपका ये सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। अगर पूछे इसकी सीमा किसके साथ बनती है? इधर है आपका कौन सा राज्य है? आपका मध्य प्रदेश है। नीचे कौन सा है? नीचे यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर है आपका झारखंड और इधर है आपके बिहार। क्या है? बिहार। भारत का एकमात्र जिला जो आपके 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला किसके साथ बनाता है? आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ अपना सीमा बनाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए दिया आपका चना, ऑप्शन बी दिया आपका ज्वार, ऑप्शन सी दिया आपका मक्का और ऑप्शन डी दिया आपका गेहूँ। ऑप्शन डी क्या दिया है? गेहूँ। तो अगर हम किस फसल की बात करें उत्तर प्रदेश सर्वप्रमुख उत्पादक है निम्न में से, इनमें से कौन सा है? ये आपका गेहूँ है। कौन सा है? गेहूँ। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यानी गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? आपका पहला स्थान है। और इसके बाद किसका आ जाता है? इसके बाद आता है पंजाब का। किसका? पंजाब का। दूसरे नंबर पर पंजाब है और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है? हरियाणा है। तीसरे नंबर पर हरियाणा है, चौथे पे आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चौथे पे मध्य प्रदेश। अगर हम चना की बात करें, चना में पहला स्थान कौन सा मतलब किस राज्य का है?
ये आपके मध्य प्रदेश का है। दूसरा स्थान है आपका आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। चना में पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। तीसरा स्थान बात करें तो ये आपका राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। अगर हम ऑप्शन बी ज्वार की बात करें, ज्वार में पहले स्थान पे कौन सा है? तो आपके मध्य प्रदेश है। और मक्का में आपका पहले स्थान पे कौन सा है? कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक। उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद है तीसरे पे आपका बिहार। ठीक, तो क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है किस फसल का? तो गेहूं का। किसका? गेहूं का। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।